दोस्तों आज हम लोग 2015 के यूपीएससी की प्रीलिम्स की पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। भारत की कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? भुवनेश्वर जिले स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरि स्थित वराह मूर्ति। तो धौली स्थित शैलकृत हाथी। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, 1025 से 24 में, ययाति केसरी के द्वारा करवाया गया था। और धौली स्थित शैलकृत हाथी का निर्माण मौर्य शासकों ने 250 ईसा पूर्व में करवाया था। महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारकों का निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लव शासनकाल में हुआ था। उदयगिरि विदिशा स्थित वराह प्रतिमा का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती, कोसल, मगध, अवंती, गांधार, कोसल, मगध। तो गांधार छोड़ के सब सही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ तीसरा चौथा सही है, कोसल और मगध से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके बाद प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली और कौशल गए। अवंती और गांधार से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता, अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। दूसरा सही लग रहा है कि तीसरा भी हो सकता है। हाँ, दूसरा तीसरा सही है। सामंती व्यवस्था में राजा की शक्ति केंद्रीय कमजोर हुई, जबकि प्रांतों के स्थानीय शासक सशक्त हुए। सामंतवाद के अंतर्गत भूमि की नियंत्रण तथा स्वामित्व पर प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ, क्योंकि राजाओं द्वारा अधीनस्थ शासकों को भूमि का दान दिया गया, धीरे धीरे प्रबल होते चले गए। सामंती व्यवस्था में राजा को स्वामी और सामंतों को दास माना जाता है। कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए सागर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया? इसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। अमोघ बल्लाल हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर तथा भुक्का ने की थी। कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर की। इसके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। मध्यकालीन भारतीय राज्य वर्तमान क्षेत्र चंपक, मध्य प्रदेश, दुर्गुर, जम्मू, कुलूत, मालाबार। तो इसमें केवल दूसरा सही है, दुर्गर, जम्मू। चंपक है चंबा हिमाचल प्रदेश, त्रिगर्त जालंधर पंजाब, कुल्लू हिमाचल प्रदेश। बाबर की भारत में आने के फलस्वरूप मालदीव में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। सही बात है। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला से मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई, ये भी सही है। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ, ये गलत है, यही सही है, तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत है। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद
का सर्वप्रथम प्रयोग 1367 में बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए युद्ध में किया गया। स्थापत्य कला में मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग बाबर के भारत आने के पूर्व दिल्ली सल्तनत में ही प्रारंभ हो गया था। में से कौन भारत के उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी। सही बात है, तीनों थे। दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिसने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल 1901 में लिखा। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया लिखा, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि लेखों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे दोषपूर्ण घातक प्रचार किया। द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भी अपने अखबार के माध्यम से उपनिवेशवाद का आर्थिक विश्लेषण किया था। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आर.सी. दत्त एक प्रसिद्ध आर्थिक विशेषज्ञ थे। उन्होंने भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद की आलोचना की। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी, ये सत्य है। इसलिए दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। सिर्फ दूसरा ही सही लग रहा है। जब दूसरा सही है तो सब सही है, लेकिन कोई सही नहीं है। भारतीय समाजवादी नेता प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही समाजवाद का प्रचार कर रहे थे, परंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 की असफलता और सन 1929 की आर्थिक संकट के समय पूंजीवादी देशों की दुर्गति तथा इन देशों में फासिज्म की विजय और दूसरी ओर सोवियत देश की आर्थिक संकट से मुक्ति तथा उसकी सफलता, इन सब कारणों से अनेक राष्ट्रभक्त समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। इनमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता उल्लेखनीय हैं। उक्त सभी नेताओं द्वारा सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई तथा जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को चुनाव अध्यक्ष चुना गया। इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में युवा वर्ग को कम्युनिस्ट विचारधारा से बचाना था। इस पार्टी ने विकेंद्रित समाजवाद की वकालत की, जिसमें सहकारी संस्थाओं, ट्रेड यूनियनों, कृषकों तथा और स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका हो। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट के साथ साथ हुए। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। द अनआर्टिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में रोलेट एक्ट कहते हैं। रोलेट एक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर था। 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह उन लोगों को शामिल कर लिया जिन्हें होम रूल लीग ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? यही सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। गांधी ने 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी मार्च प्रारंभ किया। साबरमती आश्रम से
78 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्हें 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री चक्र गोपालचारी राजगोपालचारी ने अप्रैल 1930 में तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचरापल्ली की वेदारण्यम तक नमक कानून तोड़ने हेतु यात्रा की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, हाँ ठीक है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भी सही है, दोनों सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। रमा देवी थी। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन 32वें में एनी बेसेंट थी। सरोजिनी नायडू के कांग्रेस के कानपुर में 40वें अधिवेशन 1925 में थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। 27 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए कांग्रेस में तीसरे अधिवेशन में सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी बने थे। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की। सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया। ये पता नहीं। इसने ICS में और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। सब फर्जी है, सब गलत है, लेकिन एक सही है, केवल पहला सही है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें प्रावधान किया कि भारत की एकता बनाए रखी जाए। भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें शामिल होंगी। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गर्म सूरत विभाजन? अरे नहीं दिया है इसमें, तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 में हुई, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। गरम दल उग्रवाद के समर्थक अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, जबकि नरमपंथ के समर्थक स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। मतभेद बढ़ता रहा तथा 1907 की कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका क्या कारण है? बी, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में चक्रवात मुख्य रूप से 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं तथा महाद्वीपों के तटीय भागों को प्रभावित करने के उपरांत समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भागों में चक्रवात का कोई न कोई रूप देखने को मिलता है, परंतु दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर तथा भूमध्य सागर दोनों के 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य चक्रवात बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। चक्रवात के जन्म हेतु समुद्री पृष्ठ का तापमान कम से कम 26 डिग्री होना चाहिए। दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्रों में ठंडी धाराएं पाई जाती हैं, जो समुद्री पृष्ठ के निम्न तापमान में सहायक होती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में चक्रवात का जन्म नहीं हो पाता है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित
करता है। अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, यही सही है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ। यह भारत के सबसे पूर्वी राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। विषुवतीय प्रतिधाराओं यानी इक्वेटोरियल काउंटर करेंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण से, जल की लवणता में अंतर से, विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला का होना। तो विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख धारा क्या है? दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण। सही है ये बी वाला। उत्तर तथा दक्षिण विषुवतीय रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक जलराशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। इसी से क्षतिपूर्ति धारा के रूप में प्रति विषुवतीय रेखीय धारा की उत्पत्ति होती है। श्रीशैलम, नल्लामलाई, ओमकारेश्वर, सतमाला पहाड़ियाँ, पुष्कर, महादेव पहाड़ियाँ। तो इसमें जो है पहला सिर्फ सही है। ओमकारेश्वर महादेव मध्य प्रदेश में मंधाता पहाड़ी पर स्थित है। इसे प्राचीन काल में शिवपुरी के नाम से जाना जाता था। महादेव पहाड़ियों की श्रृंखला मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। पुष्कर राजस्थान में है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। निम्नलिखित में से गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती, प्राणहिता तो एकदम है। दूसरा तीसरा पहला भी है, लेकिन इसमें सिर्फ दूसरा ही तीसरा है। दूसरा तीसरा सही है। गोदावरी नदी नासिक में त्र्यंबकेश्वर से उद्गमित होती है। दक्षिण मध्य भारत को पार कर दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 1465 किमी है। इसकी बाईं सहायिका पूर्णा, प्रायिता, इंद्रावती, साबरी, तालिपेरू, पेनगंगा, वर्धा तथा दूधना और दाहिनी सहायिकाएं प्रवरा, मंजीरा, पेद्दा, वागू, मनैर और किन्नेर सानी हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापड़ी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार में। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापड़ी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। राज्यों में से किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापड़ी वन होते हैं? तो पहला और तीसरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापड़ी वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान जो है 25 डिग्री से 27 डिग्री तथा वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में इस प्रकार के वन असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ियाँ वन, घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। तो पहला ही सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के में बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। साल, सागौन, शीशम, चंदन इसके महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है?
जलवायु तीनों जलवायु पाई जाती हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नामदफा नेशनल पार्क 1807.82 किमी में विस्तृत नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इस उद्यान की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व व्यापार। भारत में इस्पात उत्पाद उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? उद्योग को निम्नलिखित में से किसकी आयात की अपेक्षा होती है? सोरा, सेल फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, कुक्करी, कोकिंग ऑयल, सभी। तो सोरा छोड़ के बाकी ये कोकिंग यानी कि कोयला जो है। भारत में इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोकिंग कोयले की आवश्यकता पड़ती है, इसे आयात करना पड़ता है क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता का कोकिंग कोयला सीमित है। 1 टन स्टील के निर्माण में 0.8 टन कोयले की आवश्यकता होती है। दक्षिण पश्चिमी एशिया निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तो जॉर्डन ही सही है। दिए गए विकल्पों में से जॉर्डन जो है भूमध्य सागर तक विस्तृत नहीं है। जॉर्डन एक विस्तार भूमध्य सागर की ओर न होकर लाल सागर की ओर है। हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती हैं। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। खित में से क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है? सवाना, विषुवती, मानसून और भूमध्य सागरीय। तो विषुवती क्षेत्र की जलवायु का वर्णन किया गया है। विषुवती क्षेत्र में सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत होती हैं, जिससे यहाँ संवहनी वर्षा होती है। यहाँ का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किनके कारण होता है? समुद्र में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है? सूर्य का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, डी सही है, तीनों सही है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण यानी कि सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वीय बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अभिकेंद्रीय बल, केंद्रोन्मुखी बल, अपकेंद्रीय बल, केंद्रोपसारित बल के परिणाम स्वरूप होता है। तथा पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी की केंद्रोपसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है, फलस्वरूप उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, वहाँ केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है, फलस्वरूप निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इसी कारण पृथ्वी पर 24 घंटों में 2 बार ज्वार व 2 बार भाटा आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री N और 60 डिग्री S अक्षांशों के बीच बहने वाली पछुआ हवाएं कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियाँ पछुआ हवाओं के भाग हैं, तो दूसरा सही है। उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 डिग्री से
35 डिग्री से, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली अस्थायी पवन को पछुआ या पश्चिमी पवन कहते हैं। तो स्पष्ट होता है कि पहला कथन जो है गलत है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है, यहीं से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण गलत है। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ये सही हो सकता है, सही है। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रारंभ हुआ, इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें तत् प्रांतों को विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित एवं हस्तांतरित। इनमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। भारत की संसद के प्राधिकरण ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। सही बात है, विनियोग। तो दूसरा तो एकदम पक्का सही है, तीसरा गलत है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट को तैयार करता है, न कि राजस्व विभाग, इसलिए पहला गलत है। भारत की संचित निधि से धन आहरण संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। संचित निधि से धन निकालने हेतु संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित की जाती है, आवश्यक है, इसलिए दूसरा सही है। लोक लेखा का विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226(2) में दिया गया है। लोक लेखा से किए जाने वाले संवितरणों के लिए सरकार स्वतंत्र होती है, इसके लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक नहीं है, इसलिए तीसरा गलत है। भारत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है, दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा 1937 के आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ये तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद 37 के तहत इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? मूल कर्तव्यों में किया गया है। भारत की भाग 4 में अनुच्छेद 51 के अनुसार ये जो है नागरिकों के कर्तव्य हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श वही नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। अनुच्छेद भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। राज्यसभा में
कौन सा सही है? ये पहला तो गलत है। दूसरा, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, ये भी गलत है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है। नहीं, तीनों जो है लेकिन पहला और दूसरा जो है सही है, तीसरा गलत है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल जो लोकसभा पारित कर सकती है। राज्यसभा को इसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है। राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अनुदान की मांगों पर मतदान केवल लोकसभा ही कर सकती है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सत्य तो नहीं है, दोनों गलत है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं एवं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। वह कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो किसके द्वारा पारित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। सीधी सी बात है। उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत सही है, पहला ही सही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किसी विधेयक को उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अब तक 3 बार जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति का नाम निर्देशित करता है। तो न तो पहला सही है, न तो दूसरा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान परिषद सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि कथन पहला गलत है। अनुच्छेद 182 के अनुसार विधान परिषद के 2 प्रमुख पदाधिकारी सभापति और उप सभापति का चुनाव विधान परिषद अपने सदस्यों में से करती है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यही सत्य है। अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए भारत में सरकार जो है संसदीय प्रणाली की सरकार है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारतीय न्यायालय। भारत का राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय ही सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 147 के अनुसार भारतीय संविधान की आधिकारिक व्याख्या करने का अंतिम अधिकार भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। इससे स्पष्ट होता है कि उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का अभिरक्षक है या संरक्षक है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के लिए, संरक्षण के लिए, यही सही है, पहला ही।
संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण पर संबंधित है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। तो पहला और तीसरा सही है। अनुच्छेद 243 बी भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। यह स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य आम जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना और सत्ता यानी शासन का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना। किस देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक इक्विटेबल वितरण। दोनों तो नहीं सही है, पहला ही सही है। कर जीडीपी अनुपात कर उत्प्लावकता का सूचक है। कर उत्प्लावकता एक व्यापक अवधारणा है। कर उत्प्लावकता ज्ञात करने में कर राजस्व में परिवर्तन और करारोपण के आधार में विस्तार के संबंध का अध्ययन किया जाता है। कर आधार में विस्तार से आशय नए लोगों और नवीन वस्तुओं पर कर विस्तार से है। कर उत्प्लावकता से आशय कर राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन का कर आधार में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है। संपूर्ण केंद्रीय करों की उत्प्लावकता में आर्थिक सुधारों की अवधि में कमी आई है। यद्यपि इस अवधि में प्रत्यक्ष करों की उत्प्लावकता बढ़ी है, परंतु परोक्ष करों की उत्प्लावकता अधिक तीव्र गति से कम हुई है। किसी देश की समृद्धि हेतु कर जीडीपी अनुपात अधिक होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है और पिछले दशक की बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। तो दूसरा सही है। और 2008 में आई मंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर अगले कुछ वर्षों में 8.9% से गिरकर 5.6% तक आ गई थी। विकास दर गिरने के बावजूद पिछले दशक में बाजार कीमत में रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। गलत बात है, आरबीआई का है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है, भी गलत है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन यानी मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। मुद्रास्फीति में सहायता करता है, हाँ सही है। बढ़ा हुआ मुद्रा, ये तीसरा सही है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक क्रमशः अपनी राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। प्रति वर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं? राजस्व व्यय में कमी लाना, नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, उत्पादनों सब्सिडी का युक्तिकरण करना, उद्योगों का विस्तार करना। तो ये दूसरा तीसरा जो है, पहला और तीसरा जो है सही है। पहला और तीसरा सही है। घाटा तब होता है जब सरकारी व्यय सरकारी प्राप्तियों से अधिक होती है। सरकार के वे सभी खर्च जो किसी प्रकार की भौतिक या परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं उन्हें राजस्व व्यय कहते हैं।
घाटे की स्थिति में घाटे को कम करने के लिए सरकार राजस्व व्यय में कमी के साथ साथ उपादानों का युक्तिकरण कर सकती है। घाटे की स्थिति में सरकार द्वारा नई कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ करना और उद्योगों को विस्तार करना घाटा अंतराल में वृद्धि करेगा। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो विद्युत उत्पादन को। तो हमने 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में जो है महत्व दिया गया है। विद्युत उत्पादन को जो है सबसे अधिक 19.85%, इस्पात का 17.92, कोयला को 10.33 और उर्वरक उत्पादन को 2.63 है। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन समिति अधिनियम, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद अधिनियम 1973 द्वारा। तो ये बी वाला सही है। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के अधीन विनियमित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो जो है औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति। प्रारंभिक उपकरण में उन्नत उपकरण की ओर अंतरण प्रौद्योगिकी प्रगति का एक उदाहरण है। इसके साथ साथ नई तकनीकों को अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है तथा यह श्रम का स्थानापन्न है। अतः कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर इस्पात के हल पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का एक उदाहरण है। 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े यानी सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। तो पहला ही सही है। केंद्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण के लिए दिशा निर्देश सुझाने हेतु वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उनके प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 को डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। अपनी रिपोर्ट में 31 अक्टूबर 2014 को प्रस्तुत की। इन सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 को से 2020 तक लागू की गई। 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिशें 13वें वित्त आयोग ने की थी। ध्यातव्य कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। इस आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2020 से 2025 तक के लिए होगी।
जो भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लगाएंगे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता से कमी आ सकती है। तो सी सही है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। वैधानिक तरलता अनुपात नेट डिमांड एवं टाइम लायबिलिटी का प्रतिशत है, जिन्हें अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में स्वर्ण एवं प्रतिभूतियों के रूप में रखने की आवश्यकता होती है। अतः सांविधिक नकदी अनुपात से बैंकों के पास अधिक कोष होगा, जिससे वे ऋण स्वीकृत कर अर्थव्यवस्था में डाल सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए वे अपने ऋण दरों में कटौती कर सकते हैं। अतः स्पष्ट होता है कि विकल्प सी के अतिरिक्त तीनों विकल्प गलत हैं। रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, रुपए के मूल्य को बाजार की स्थितियों द्वारा निर्धारित होने देना, रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, तो यही सही है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की प्रक्रिया में मुद्रा का परिवर्तनीय होना आवश्यक है। मुद्रा रुपए की परिवर्तनीयता का अभिप्राय है कि निर्यात एवं अन्य वैधानिक माध्यमों से अर्जित विदेशी मुद्रा को सरकारी तथा बाजार की विनिमय दर पर स्वदेशी मुद्रा में बदल लेने से है। अर्जित विदेशी मुद्रा को 1992 तक सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर पर बदलना पड़ता था। सरकारी विनिमय दर कम होने के कारण विदेशी मुद्रा के अनेक प्रेषक और अर्जक विदेशी मुद्रा को गुप्त रूप से हवाला बाजार में बेच देते थे। ज्ञातव्य है कि हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का काला बाजार है। इस कारण विदेशी मुद्रा का एक भाग, जिसे सरकारी कोष में जाना चाहिए, खुले बाजार में पहुंच जाता है। फलस्वरूप आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में 1992-93 में चालू खाता पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। वर्ष 1994 में इसे पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंक दर, खुली बाजार कार्यवाही, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लोक ऋण यानी पब्लिक डेब्ट, लोक राजस्व, पब्लिक रेवेन्यू पर विचार कीजिए। तो केवल पहला और दूसरा सही है। मौद्रिक नीति का घटक है, तो बैंक दर और खुली बाजार कार्यवाही सही है। बैंक दर और खुली बाजार कार्यवाही मौद्रिक नीति के घटक है। मौद्रिक नीति वह नीति है जो मूल्य स्थिरता बनाए रखने हेतु अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन अनुश्रवण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। लोक ऋण और लोक राजस्व राजकोषीय नीति के घटक हैं, जिसका नियंत्रण वित्त मंत्रालय करता है। भारत सरकार के नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पर की गई थी? योजना आयोग के 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को समाप्त कर केंद्र सरकार ने इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। अंतर्राष्ट्रीय नकदी यानी कि लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? वस्तुएं और सेवाएं, सोना और चांदी, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, निर्यात योग्य बेसी, डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं यानी कि हार्ड करेंसीज, यही सही है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा नकदी के की संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय भुगतान से संबंधित है। ये भुगतान वस्तुओं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ दोनों देशों के मध्य मुद्रा परिचालन से संबंधित है। डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या से संबंधित होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के असंतुलन को प्रदर्शित करती हैं। फ्यूल सेल्स, जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है। संदर्भ में बताइए। यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल्स का उपयोग भवनों को विद्युत प्रदाय के लिए तो किया जा सकता है, किंतु लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के लिए नहीं। फ्यूल सेल्स प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत उत्पादन करते हैं। पहला सही है। हाइड्रोजन से समृद्ध और ऑक्सीजन के उपयोग से विद्युत पैदा करने वाले फ्यूल सेल्स का उपयोग लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी छोटी युक्तियों के साथ साथ किसी भवन या शहर को विद्युत प्रदाय के लिए किया जा सकता है। फ्यूल सेल्स दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट के लिए विद्युत उत्पादन करते हैं। इस प्रकार फ्यूल सेल्स का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि विद्युत धारा के दौरान बहुत ही कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में कौन सा सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची वन के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। ड्यूगोंग में क्या है ये जो है, तो पहला और तीसरा सही है। भारत में पाई जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की से विधिक संरक्षण जो है दिया गया है। यह सिर्फ गुजरात तट और तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी है खारे पानी का मगर, ऑलिव रिडले, ये जो है गंगा की डॉल्फिन। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। इसका वैज्ञानिक नाम प्लैटनिस्टा गैंगेटिका है। यह मछली नहीं वरन एक स्तनधारी जीव है। बिहार व उत्तर प्रदेश में स्थानीय भाषा में इसे सूस व असम में इसे जीहू कहा जाता है। H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख है? स्वाइन फ्लू हो सकता है। हाँ, स्वाइन फ्लू। सुकर इन्फ्लुएंजा, जिसे H1N1 या स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, इस विभिन्न सुकर इन्फ्लुएंजा विषाणुओं में से किसी एक के द्वारा फैलाया गया संक्रमण है। कि कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का प्रभाव हो सकता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन हो सकता है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है। तो पहला और दूसरा और तीसरा सही है। नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी होती है। नाइट्रोजनी उर्वरक नाइट्रेट्स में विभक्त होकर मिट्टी में आसानी से समाहित हो जाते हैं। यह जल में आसानी से घुलनशील होता है और इसका अंश दशकों तक भौम जल में विद्यमान रहता है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत और कीमत आयोग।
कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि उत्पाद विपणन समिति। तो पहला सही है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत की सिफारिश कृषि लागत और कीमत आयोग तथा अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। वर्ष 2021-22 के लिए गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत 290 रुपये कुंटल निर्धारित की गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1967 में राज्यों को अपूर्ण वृहद माध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में ऋण देने के लिए प्रारंभ किया गया था। यानी कि दूसरा सही है, बाकी पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 20 ग्राम संकल्पना यानी सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य का सर्वप्रथम वर्णन करता है? किसानों को अपने ही खेत के बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। कुछ ग्रामों को अलग रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए ही उद्दिष्ट करना। ग्रामों में उद्यमियों को अभिज्ञात करना तथा इन्हें बीज कंपनियों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त उपलब्ध कराना। तो बी सही है, किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देना। एक गांव जहां प्रशिक्षित किसानों का समूह विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन में संलग्न है, जो स्वयं ही आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ अपने व पड़ोसी गांव के किसानों को उचित समय व उचित दाम पर बीजों को उपलब्ध कराता है, बीज ग्राम कहा जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना यानी कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकती है, दोनों सही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना संभव हो गया है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक क्रांतिकारी योगदान दे रही है। निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं। संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण का उपयोग कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला और तीसरा सही है। निकट क्षेत्र संचार एक मानक है जिसकी मदद से स्मार्टफोन तथा अन्य उपकरणों को एक दूसरे से स्पर्श करके या करीब लाकर रेडियो संचार स्थापित किया जाता है। NFC के वर्तमान अनुप्रयोगों में संपर्क रहित लेन देन, मोबाइल पेमेंट, डेटा विनिमय और वाईफाई जैसे जटिल संचार की स्थापन प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 10 सेमी अथवा उससे कम दूरी पर स्थित हो। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द
निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, पृथ्वी के अंदर का वह क्षेत्र जिसमें शेल गैस उपलब्ध है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, मूल्यवान धातुओं से युक्त उल्का पिंडों की खोज। तो बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। गोल्डीलॉक्स जोन, अंतरिक्ष में ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक ग्रह अपने तारे से इतनी दूर होता है कि उस ग्रह की सतह न तो अधिक ठंडी और न ही अधिक गर्म होती है। यह बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन कब किसके अधीन किया गया था? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। माल के भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो सी सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग करते हैं? फसल की उपज का आकलन करने के लिए, भौम जल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण करने के लिए, खनिज का अन्वेषण करने के लिए और दूरसंचार के लिए, यातायात अध्ययन के लिए। चौथा तो नहीं है, बाकी सब सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा पांचवा गलत है। भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का उद्देश्य कृषि, मृदा, जल संसाधन एवं भू विज्ञान जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबोधन और प्रबंधन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क निम्नलिखित इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1977 में हुई थी। यह 40 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में फैला है। यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह विश्व में अपनी तरह की इकलौता पार्क है। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में। NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। तो पहला सही है। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है, की स्थापना डॉक्टर R.A. माशेलकर, अध्यक्ष ग्लोबल रिसर्च अलायंस एवं पूर्व महानिदेशक CSIR की अध्यक्षता में फरवरी 2000 में अहमदाबाद में हुई थी। इसका उद्देश्य जमीनी नव प्रवर्तनों की खोज, उनका पुनरुत्पादन एवं प्रोत्साहन द्वारा भारत को नव प्रवर्तनात्मक और सृजनात्मक समाज बनाने तथा वहनीय प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्थापित करने में मदद करना है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? एशिया विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, US फेडरल बैंक, विश्व बैंक। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है।
प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटग्रस्त स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। गलत है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, ये भी गलत है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, ये भी गलत है। सही है? नहीं सही है। ये साइट्स है ना, कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान लेता है, तो दूसरा और तीसरा सही है। IUCN एक स्वैच्छिक संगठन है, न कि संयुक्त राष्ट्र का अंग। विश्व में पहली बार वैश्विक पर्यावरणीय संगठन के रूप में इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर सरकारी एजेंसियों के लिए विश्व में कोष यानी कि WWF के कार्यों के लिए साथ साथ समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक रूप से पर्यावरण, पारिस्थितिकी व जीव जंतुओं के संरक्षण की तकनीक को बढ़ावा देता है। वर्ष 1964 से यह संस्था विलुप्तप्राय, असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों व पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करती है। यह प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। 1963 में IUCN के सदस्यों की वाशिंगटन बैठक में साइट्स का उद्भव हुआ और यह उन राज्यों राष्ट्रों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। यह विश्व का सबसे बृहद वन्य जीव संरक्षण समझौता है। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है? नहीं। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है, ये हो सकता है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिक तत्व नहीं होते हैं, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। फ्लाई ऐश ताप विद्युत गृहों से निकलने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है। इसमें बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, सीसा, मरकरी इत्यादि विषाक्त तत्व पाए जाते हैं। भारत सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य संपदा और पर्यावरण के लिए फ्लाई ऐश मिशन चला रखा है। इस मिशन के तहत देश भर में विभिन्न उपभोक्ता एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, पावर संयंत्रों तथा अन्य संबंधित संस्थानों के सहयोग से अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की गई तथा सभी सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटों, ब्लॉकों एवं सीमेंट का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों के प्रयोग में कमी लाना है। यह प्रोटोकॉल 1989 से जो है प्रभावी हुआ। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है।
यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है। यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो पहला सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। इसका शीर्षक Rio+20 था। हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। इसे यूनेप, OECD, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। तो केवल पहला सही है। जलवायु परिवर्तन पर कानकून यानी मैक्सिको में आयोजित 16वें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के अंतिम दिन में कार्बन कटौती में विकासशील देशों की मदद के लिए हरित जलवायु निधि की स्थापना पर सहमति बनी थी। $100 अरब का यह कोष जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गरीब देशों को ग्रीन तकनीक अपनाने में मदद करेगा। इसके तहत गरीब देशों हरित प्रौद्योगिकी आसानी से तथा उचित लागत पर मिलना सुनिश्चित होगा। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला ईड-आक किसका लाभ है? देशज रूप से विकसित भारतीय रक्षा में अधिस्थापित रडार सिस्टम, हिंद महासागर रिम के देशों को सेवा प्रदान करने हेतु भारत का उपग्रह, भारत द्वारा अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थापित एक वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है इंडाक आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की प्रथम अंतर्जलीय वेधशाला है। यह 2014 में नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थापित किया गया। इस अनुसंधान का लक्ष्य आर्कटिक जलवायु और मानसून पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना है। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो मेघालय में। भारत के मेघालय में खासी जनजाति के लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के निर्माण में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के पुलों में से कुछ की लंबाई 100 फीट तक होती है। इन पुलों का जीवन काल 10 से 15 वर्ष तक होता है। ये पुल एक बार में 50 से ज़्यादा व्यक्तियों के भार को वहन करने में समर्थ होते हैं। समय गुजरने के साथ साथ ये पुल अधिकारिक मजबूत होते जाते हैं। विश्व में इस तरह का प्रयोग केवल मेघालय में ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? सी पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने सन 1935 में किया था। उनके अनुसार किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवी वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं।
निम्नलिखित में से किसको भौगोलिक सूचना यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है? बनारसी जरी और साड़ियाँ को, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को, और तिरुपति लड्डू को। तीनों को हो सकता है आई थिंक, लेकिन पहला और तीसरा सही है। 2009 में बनारसी जरी और साड़ियों तथा तिरुपति के लड्डू को भौगोलिक सूचना की स्थिति प्रदान की गई है। सर्वप्रथम भारत की दार्जिलिंग चाय को जो है 2004-05 में जीआई टैग मिला था। तब से लेकर सितंबर 2010 तक भारत के कुल 184 उत्पाद को भौगोलिक सूचना की स्थिति प्रदान की गई जा चुकी है। हाल ही में समाचारों में आई फोर्टालेज़ा उद्घोषणा किससे संबंधित है? आसियान से, ब्रिक्स से, ओईसीडी से, डब्ल्यूटीओ से। तो ब्रिक्स से। छठा ब्रिक्स सम्मेलन 2014 ब्राज़ील में जो है फोर्टालेज़ा में आयोजित किया गया। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 13-14 नवंबर 2019 को ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि। अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जुलाई 2020 में सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस संगठन की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। इसके सदस्य राष्ट्र हैं ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन, अफ्रीका। 14वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स समिट 2022 में 23 जून 2022 के मध्य चीन में आयोजित किया गया। इस वर्ष इसका विषय था उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत। निम्नलिखित में से किसका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है? सीरिया और जॉर्डन का, गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया का। तो यही सही है। गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया नामक देशों का इबोला विषाणु के भयावह प्रकोप के कारण हाल में समाचारों में उल्लेख है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिण ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक यानी पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में लिखिए। यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो संसूचक है। यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है। यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है। तो तीनों सही है। आइस क्यूब यानी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एक न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है जिसका निर्माण अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर किया गया है। इस परियोजना का विकास, संचालन और प्रबंधन विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसन कर रहा था। नवंबर 2013 में की गई घोषणा के अनुसार इस टेलीस्कोप द्वारा 28 न्यूट्रिनो की खोज की गई है। एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं? तो विश्व व्यापार संगठन। एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स पीस क्लॉज विश्व व्यापार संगठन के मामलों के संदर्भ में हम सुनने को मिलते हैं। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र संबंधित है। गोलन हाइट्स तो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट। गोलन हाइट्स इजराइल और सीरिया के मध्य स्थित एक विवादित क्षेत्र है।
इस पर इजराइल ने 1981 में सीरिया के साथ हुए युद्ध में कब्जा कर लिया था। वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक को दिया गया था? इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस एक को दिया गया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को दिया गया था। 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति यानी निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो को दिया गया था। 2019 के लिए ये जो है पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख नकद व एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान जो है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, एशिया शिखर सम्मेलन। तो केवल तीसरे का पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट। भारत मात्र पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का सदस्य है। मेकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिभागी नहीं है? बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड। मेकांग गंगा सहयोग पर सहयोगी नहीं है बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार, चीन, थाईलैंड। तो पहला और तीसरा यानी कि बांग्लादेश और चीन जो है सहयोगी नहीं है। मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना वियतनाम में 10 नवंबर 2000 को हुई। इसके तहत देश भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम है। समाचारों में प्रायः आने वाला बासल III समझौता या सरल शब्दों में बासल III क्या है? जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय सस्टेनेबल उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यनीतियां विकसित करने का प्रयास। बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। यही सही है। बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के संबंध में मानक निर्धारित किए गए, जिसे बासल मानक कहा जाता है। बेसल फर्स्ट मानक 80 के दशक में तय किया गया था। बेसल सेकेंड मानकों का 2004 में किया गया था। बेसल III को लागू की गई थी 2010 में। बेसल समिति ने किया था। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र के लिए उच्चतर पूंजी आवश्यकता, तरलता नियमों तथा आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करना, जिससे आर्थिक अवमंदन की पुनरावृत्ति न हो सके। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन पर रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ में इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई। यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है। तो न तो एक सही है न तो दो सही है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ की स्थापना 6 मार्च 1997 को हुई थी।
इसका मुख्यालय मॉरिशस में है। इसमें जो है देशों की संख्या 23 है जो निम्नलिखित में है: ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, यमन और मालदीव। इस संस्था का गठन मूलतः आर्थिक, क्षेत्रीय, व्यापारिक एवं निवेश सहयोग के प्रयोजन से किया गया है। वर्तमान में इस संगठन के सेक्रेटरी जनरल सलमान अल फारसी हैं। संगठन की सेक्रेटरी। वन कार्बन भागीदारी सुविधा, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सरकारी व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों यानी कि इंडिजीनस पीपुल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। यह धाड़ी सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली, इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन, क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रौद्योगिकियों, टेक्नोलॉजी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष इंडिविजुअल वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह देश की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। तो पहला और तीसरा सही है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने के प्रयासों वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? उड़िया, भोजपुरी, कोंकणी, असमिया। तो उड़िया को। वर्तमान में 6 भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तमिल भाषा को 2004 में, संस्कृत भाषा को 2005 में, तेलुगु कन्नड़ 2005 में, कन्नड़ को 2008 में और मलयालम को 2013 में तथा उड़िया भाषा को 2014 में भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात स्थलों की पहचान करता है। तो पहला और तीसरा सही है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल 1922 में अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जो है कैम्ब्रिज, ब्रिटेन में है। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता के क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करके उसके संरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रायः समाचारों में देखी जाने वाली बीजिंग घोषणा कार्यवाही मंच, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन निम्नलिखित में से क्या है? क्षेत्रीय आतंकवाद से निपटने की एक कार्यनीति स्ट्रेटजी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का एक परिणाम है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में आधाड़ी ये तो है नहीं। महिला सशक्तिकरण हेतु ये भी नहीं है। वन्य जीव यही है। महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम है। महिला सशक्तिकरण हेतु चौथा विश्व सम्मेलन 4-5 सितंबर 1995 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बीजिंग
चीन में आयोजित हुआ था। इस आयोजन में महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची तैयार की गई थी। इसको बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच कहा जाता है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन से परमाणु शस्त्रों की अप्रसार विषयक संधि यानी ट्रीटी से जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी के नाम से जाना जाता है, की मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य हैं। तो चीन और फ्रांस, केवल पहला और दूसरा ही सही है। परमाणु अप्रसार संधि की मान्यता के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य हैं। ध्यातव्य है कि उक्त पांचों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों यानी कि बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित इनिशिएट होता है। इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया एवं जल वाष्प होते हैं, जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। तो न तो एक सही है न तो दो सही है। भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन विशेष रूप से विकसित किए गए जीवाणुओं द्वारा होता है, अतः गलत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी? देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ वित्त मंत्रालय द्वारा 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य वहन करने योग्य तरीके से बैंकिंग, बचत और जमा खाते भेजी हुई रकम, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक आम व गरीब लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित करना तथा देश के प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित करना। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में पीटर बेंसन द्वारा ब्रिटेन में की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। इस संस्था को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1978 में मानवाधिकार के क्षेत्र उल्लेखनीय योगदान हेतु संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। परंतु इस संस्था की हमेशा यह कहकर आलोचना की जाती है कि पश्चिमी देशों के लिए इस संस्थान में हमेशा एक खास पूर्वाग्रह देखा जाता है। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन कौन करता है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक। तो बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन विश्व बैंक करता है। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव एक बहुपक्षीय सुविधा है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करती है, बेहतर भूमि प्रबंधन के माध्यम से ग्रीन हाउस को कम करती है। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रकारी। बांस वाला ही सही लग रहा है। भारत, यह पहला सही है, पहला ही सही है। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी कलमकारी कही जाती है।
आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मछलीपट्टनम भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा के संदर्भ में यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। केवल लेकिन दोनों सही है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को वर्ष 2015 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा प्रदान किया गया। यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास व विस्तार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी। इस एजेंसी का घोषवाक्य है ऊर्जा सदा के लिए।